जी। फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हमारा जो लेक्चर है, दिस इज इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब यहाँ से आगे रिकॉर्डिंग शेयर जब होगी तो यहाँ से ऑनवर्ड्स होगी सब बच्चों के साथ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप लोगों के साथ जो मैंने दो बुक्स शेयर की हैं, स्पेशली एक पास्ट पेपर्स वाली बुक है और दूसरी बुक जो है वो आपकी एनक्लेक्स की एग्जाम क्रैम्प की बुक है। इन दोनों बुक्स को आपने जरूर पढ़ना है। इनमें से डेली बेसिस पे आप 20-30 एमसीक्यूज डिफरेंट टॉपिक्स को उठाएं और वहां से पढ़ें। पहली बात तो यह है कि इनमें से एज इट इज एमसीक्यूज भी आते हैं। सेकंड ये कि फर्ज करें एज इट इज एमसीक्यूज नहीं भी आते तो इन इस प्रैक्टिस से आपको फायदा ये होगा कि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आपने पढ़ना इस तरह से है कि आपने एक एमसीक्यूज को पढ़ना है, वो किसी भी टॉपिक पे है, उसका पहले उसको सिर्फ आपने उसके अगर तो वो ऑलरेडी आपको वो टॉपिक आता है, ऑलरेडी उस पे आपका इतना नॉलेज है कि आपने देखा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपने उसके ऑप्शंस को सिलेक्ट किया और आपके आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसका रैशनल आपको समझ आ रहा है, तो वेल। अदरवाइज आपने ये नहीं सोचना कि मैंने एक दिन में 100 एमसीक्यूज करने हैं। आपने उसको समझ, आपको नहीं समझ आई, उसको गूगल करें। ठीक है, उसमें जो चीजें पूछी हुई हैं उनको गूगल करें, और उस उन कॉन्सेप्ट को समझें। वो टॉपिक मतलब आपने वो एमसीक्यू नहीं, वो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इस तरह से आप करेंगे ना, एक एमसीक्यू के साथ आप एक टॉपिक तैयार करेंगे, तो फिर एक तो वो आपको याद रहेगा, उसको किसी भी तरह से पूछ लें स्टेटमेंट चेंज करके आपका एग्जामिनर, तो आपको वो आता होगा। तो आपने रैशनैल समझ के एमसीक्यूज याद करने हैं। ठीक है, आपको जो मैंने बुक शेयर की है उसमें उसमें उसके लास्ट पे एक की है और फिर उसके बाद की विद रैशनैल है। तो आपने ऐसे करना है, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो आप की का स्क्रीनशॉट ले लें और रैशनल का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप एमसीक्यू खोलें, एमसीक्यू को पढ़ें और अपना, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या एक पेन पे एक पेज पे अपनी की है उसको नोट कर लें और फिर बाद में आप देखते रहें, साथ रैशनल पढ़ें। तो इस तरह से करके ना, ये या ऐसे करें कि रैशनल और की फोटोकॉपी करा के रख लें। रैशनल और की वाले जो लास्ट वाले पेजेस हैं उनकी फोटोकॉपी करा के रख लें और बाकी की जो बुक है उसको बेशक मोबाइल से पढ़ते रहें, ताकि आप वो तो 68 पेज है, मैं तो ये कहूंगी उसकी वैसे पूरी की पूरी कॉपी कर लें। वो वाली बुक आप पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उसमें से। उसमें सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं और वो एमसीक्यूज बार बार पास पेपर्स में आए हुए हैं। इस तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे कि पीपीएससी के एग्जाम्स हो गए, पोस्ट आरएम का एंट्री टेस्ट हो गया, या फिर एमएसएन के एंट्री टेस्ट हो गए, इन सारों में ना जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो वही वही एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो उस बुक के अंदर ना वो सारे एमसीक्यूज हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो बार 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 आते हैं। तो वो बुक आपने जरूर पढ़नी है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ऐप से पढ़ने का शौक है और जिसके पास टाइम नहीं होता बुक का, जो बस ऐप ऐप से ज्यादा कंफर्टेबल है, तो फिर मैंने आपको एक ऐप का लिंक शेयर किया था। अगर आपको वो लिंक मिस हो गया है आपका, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, अब मुझसे इनबॉक्स में ले लेना है। एनक्लेक्स की ऐप है, उसमें से आपने सारे टॉपिक्स के अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। वो मैंने उस ऐप से तैयारी की थी और मेरे 68 मार्क्स आए थे। मैंने उस ऐप से तैयारी की थी, इंग्लिश मेरी ऑलरेडी अच्छी थी। और मिडवाइफरी का जो है वो माइल्स की जो बुक है ना, माइल्स की जो लेटेस्ट एडिशन है, जो लास्ट एडिशन है माइल्स की बुक का, उसके एंड पे एमसीक्यूज है मिडवाइफरी के। तो वो मैंने आज आप लोगों के साथ ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के पिक्चर्स शेयर की थी, क्योंकि मुझे ना वो सॉफ्ट फॉर्म में नहीं मिली, तो मैंने उसकी मेरी बुक किसी ने मेरे से मेरे से कोई बुक मांगता है, मैं उसको दे देती हूँ, फिर लोग रिटर्न करना भूल जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट के पास मेरी बुक थी, फिर मैंने उसे कहा कि मुझे पिक्स शेयर करो। उसने पिक्स शेयर की थी, मैंने आज आप लोगों के साथ ना वो पिक्स भी शेयर की हैं। वो जो पिक्स आज शेयर की थी ना, वो माइल्स की बुक के मिडवाइफरी के एमसीक्यूज हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको भी आप देखें। या बेहतर यह है कि आप कहीं से बुक ले लें और उसके लास्ट वाले जो एमसीक्यूज है ना उनको पढ़ें। वहां से एमसीक्यूज आते हैं मिडवाइफरी के सेक्शन में, माइल्स की बुक के जो एंड वाले एमसीक्यू।
और इंग्लिश के जनरल आज हम जो करेंगे इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। इंग्लिश के टेंसेस आ जाते हैं, वो कैब आ जाती है, प्रेपोजिशन आ जाती है, और आपके सेंटेंस की टाइप्स वगैरह जो कोई एक आधा एक्टिव पैसिव आ जाता है। तो ये सारा जो है ना सीन है। इसमें आपको पढ़ने में कोई मुश्किल पेश आए या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप डिस्कशन में आप लोग अपने कंसर्न्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जिस जिस टॉपिक पे मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी या किसी और की भी या रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। हमारा ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं ना, ये लेक्चर समझ लें कि एक तरह की आपकी एक शॉर्ट एक्सरसाइज है। एक्चुअल जो आपकी प्रेपरेशन है ना, वो जो आपको चीजें शेयर करती हूँ मैं, और जो आपके टेस्ट होते हैं वो होती है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये नहीं, इस बात पे नहीं रहना कि हम डेली एक लेक्चर ले लेते हैं तो बस दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। ये लेक्चर से समझे आपको एक गाइडलाइन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक थोड़ी सी मतलब एक गाइडेड तरीके से आप लोग चल रहे हो, लेकिन मेहनत जरूर करनी है। जब जब टाइम मिले मैं तो कहूंगी ऐप्स डाउनलोड करें, जिस वक्त टाइम मिले ऐप निकालें, अपने दो चार एमसीक्यूज सॉल्व करें। अपनी ड्यूटी पे बैठे हैं तो अपनी कलीग्स के साथ मिलकर डिस्कस करें, क्योंकि जब आप डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कस की हुई चीज़ आपको कभी नहीं भूलती। चलें अब मैं यहाँ से आगे आप लोगों के साथ ना ये इंग्लिश के पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं ये शेयर करूंगी। स्क्रीन आप लोगों के साथ आ गई होगी। अब मैं वीडियो वाले पोर्शन को वैसे ही मिनिमाइज कर देती हूँ, सो दैट आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना जो आज का हमारा टॉपिक है इसको समझ सकें। ये इस पे आ तो ये रहा है कि दिस इज पीपीएससी के पास पेपर्स, बट मैं आपको ये बताती चलूं कि ये ना सिर्फ पीपीएससी के पास पेपर्स हैं, बल्कि ये वाले जो एमसीक्यूज हैं एज इट इज, या फिर थोड़ी सी तब्दीली के साथ इंग्लिश वाले पोर्शन में जो भी हमारे कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं। और तकरीबन यही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट मैं आपको साथ साथ चीज़ों को समझा दूंगी तो आपको समझ आती रहेगी। इसी तरह से ही है, जब मैं अपनी साथ में वीडियो ऑन कर लूं, आप लोगों को इस तरह से ज़्यादा बेहतर लगता है या दूसरी तरह से? चैट में बताएं। मेरे ख्याल से तो ऐसे ज़्यादा सही रहता है, ताकि फिर फुल कंसंट्रेशन रहे। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो पहला एमसीक्यू है दैट इज ऑन प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन आप समझते होंगे कि क्या होती है। चैट्स, दो चैट्स आ गई हैं ऐसे ही। चलें जी, ओके ओके। ये सबाहत सबाहत कौन है आपका हमारे पास? ये आपका मतलब जीमेल किसी और नाम से है या फिर क्योंकि इस नाम का कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है मेरे पास, तो आपका मतलब जीमेल पे इस नाम से आ रहा है? ये मुझे बताइएगा प्लीज। आप अपना एक्चुअल नेम, बात औकात होता है लोगों ने अपने बच्चों के नाम पे भी जीमेल बताए होते हैं ना, तो ये इसीलिए मैं फिर आपसे कहती हूँ कि मुझे अपना जीमेल भी शेयर कर दें, सो दैट मुझे पता रहे कि अ, कौन कौन इस टाइम। सोबिया, ओके ओके सोबिया, ओके सोबिया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन ये वर्ड होते हैं, देखिए प्रेपोजिशन जो है ना, प्रे प्रेपोजिशन, इसके इसके आप स्पेलिंग्स को देखें। प्री पोजिशन। अब ये आपको मैं क्यों समझा रही हूँ, ताकि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन में तो आपको समझ हो कि आपने किस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। तो प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी दो नाउन या वर्ब और नाउन के दरमियान एक तो रिश्ता कायम करते हैं, दूसरा किसी चीजों की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ना, ये चीज वहां रख दो, गिलास जो है वो मेज के ऊपर रख दो, किताब मेज के ऊपर रख दो, मुझे ये चीज वहां पे रख दो, वहां से ये ले आओ, ठीक है, या फलां चीज वहां पड़ी है। तो ये जो चीज यहाँ वहाँ इस उस ऐसे करके, इनकी इनको हम कहते हैं, इन इन वर्ड्स के लिए इंग्लिश में टर्म है प्रेपोजिशन। और इंग्लिश में ये होते हैं जैसे टू, इन, एट, ऑन, अगेन, ठीक है। ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं, और ये इनका क्या काम होता है, ये हमें ये पोजीशन डिटरमिन करते हैं वर्ब की और नाउन्स की, ठीक है। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज एन इरेजर डैश द एंड ऑफ माई पेंसिल, ठीक है।
क्या आएगा अब ये देखें। है कि मेरी पेंसिल के एंड पे इरेजर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट आएगा, इन आएगा, टू आएगा, या ऑन आएगा? अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे ऑन लगा देते हैं। इधर आपने ऑन नहीं लगाना, क्योंकि ये एक पॉइंट पे है। जो चीजें पॉइंट पे होती हैं, एक अगर तो वो इसके लाइक इसके दरमियान में होता ना, या इसके ऊपर लगी हुई कोई चीज होती, तो फिर हमने ऑन लगाना था। बट वो उसके ऊपर लगी हुई चीज नहीं है, एक साइड पे पॉइंट, उसकी एक पॉइंट पे है, तो हम इस पे एट लगाएंगे। देर इज एन इरेजर एट द एंड ऑफ माई पेंसिल। यहाँ पे एट प्रेपोजिशन आनी है, ठीक है। अब देखें, एट ने हमें क्या बताया है? पेंसिल ऑन इरेजर, पेंसिल के ऊपर इरेजर की पोजीशन को, इरेजर किस जगह पे, मतलब उसकी लोकेशन हमें बताई है। तो ये जो प्रेपोजिशंस के वर्ड्स होते हैं, इनका ये फंक्शन होता है। ये ऑन, इट, अगेन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगेंस्ट भी होता है। तो ये आपको इस तरह के दो तीन एमसीक्यूज जरूर आते हैं। जिन लोगों ने पहले टेस्ट दिया हुआ है उनको उनको बिल्कुल ये याद आ गया होगा कि उन्हें इस तरह के लास्ट टाइम इस तरह के तीन चार एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। और वो समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या लिखें, बस तुक्का लगा देते हैं उसमें। अगर आपने इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ली होती, तो फिर आपको लगता है कि ये तो सारे ही मुझे सही लग रहे हैं। अब नेक्स्ट है टर्न पैसिव वॉइस, टर्न इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आप में से कितने लोग हैं जिनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की अंडरस्टैंडिंग है, और कितने लोग हैं जिनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है? जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी जल्दी। जी, क्या बता रहे हैं आप मुझे? हम्म, हाँ जी, बता। अभी अभी कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया आप लोगों का। मुझे तो नहीं है, अच्छा आपको नहीं है, कर देते हैं। अब हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने के लिए बेसिक टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं कुछ आपको समझा देती हूँ। अगर तो आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगे कि स्टिल देयर इज कंफ्यूजन, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको इस पे और वीडियोस भेज दूंगी। मेरे पास मेरे लेक्चर्स पुराने पड़े हैं, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? एक आपका, अब यहाँ पे हम ना सेंटेंस को भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने आज सेंटेंस की वीडियो शेयर की थी, आपने देखा था। आप में से बहुत से लोगों को अब थोड़ी बहुत मतलब आप लोगों का वो ताज़ा है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ी बहुत नहीं होगी, अच्छी होगी। बिफोर के मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे जाऊं, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश के सेंटेंस की तरतीब बताती हूँ, थोड़ी सी टेंस की तरतीब बताती हूँ, फिर जाके हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की समझ आएगी। अब जो हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें हमारे पास क्या तरतीब होती है? अब हमारा पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब उससे सेंटेंस से पहले भी हमें हमें चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ना परेशान नहीं होना कि ये मैडम पता नहीं कौन कौन से नाम लिए जा रही हैं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो आप हम मैं इस टाइम आपसे बात करते हुए इन सारी चीजों को यूटिलाइज कर रही हूँ। आपको भी ये सारी चीजें पता हैं, बस सिर्फ आपको बताना है मैंने कि क्या चीज क्या थी, ठीक है। इसीलिए अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ना ये एक देखें, एक चीज होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर होता है सेंटेंस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है टेंस। और उसके बाद फिर हमारे टेंस के बाद आगे एक्टिव और पैसिव आते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस, और उसके बाद हमारे आते हैं पैसिव वॉइस। अब ये जो चीजें हैं ना, इनको इस तरतीब से हम सीखेंगे ना, तो हमें एक तो ऐसे समझ आ जाएगी जैसे वो ABC, इतनी आसानी से। दूसरा ये कि हमें भूलेंगे नहीं। अब आपको मैं एक बात जो बार बार करती हूँ, बार बार करती हूँ, टाइम एंड अगेन करती हूँ, वो मैं ये करती हूँ कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो या कोई चीज सीख रहे हो, कोई MCQs अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो टॉपिक है, उस टॉपिक के लफ्जी मतलब क्या बन रहे हैं। क्योंकि 90% जो लफ्जी मतलब होता है किसी भी चीज का,
उसकी सेंस भी वही, मतलब वो उसका, उसकी उनकी डेफिनेशन में भी उसी तरह की चीज होती है। अब देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? पार्ट्स हिस्से, और स्पीच जो हम बोलते हैं, हमारी जुबान के, हमारी तकरीर के, मतलब जो भी हम बात करते हैं, यहाँ पे स्पीच का मतलब है बात। तो बात के हिस्से, बात के हिस्से, अब मैं कोई भी बात करती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कम हेयर, ठीक है, कम हेयर, ये एक बात थी, ठीक है, ये एक सेंटेंस, इसको मैं सेंटेंस भी कह सकती हूँ, बात भी कह सकती हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि जी, गिव मी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी एक बात थी, ठीक है, ये भी एक स्पीच थी। फिर मैंने कहा कि आई हैव टू cats, I don't have any cats, but this was just a sentence, ठीक है। अब ये देखिए, ये तीन मुख्तलिफ तरह की बातें मैंने की। इनमें अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये होते हैं 6-7, ठीक है, और इन पे आपको जरूर एमसीक्यूज आते हैं। ये ये क्या होता है, जो हम बात करते हैं ना उसके हिस्से। अब मैंने कहा कम हेयर, कम का मतलब है आओ, हेयर यहाँ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये लंबा सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है क्या होते हैं? आपने बचपन में पढ़े होंगे, अब आपको शायद याद हो। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ठीक है, इस तरह की चीजें। आ, यहाँ पे मैं आपको अभी नाउन और वर्ब ही समझाती हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नाम, ठीक है, नाउन का मतलब होता है, सॉरी, नाउन का मतलब होता है नेम, किसी चीज का, ठीक है, चीज का, या किसी जगह का, किसी शख्स का, कोई भी नाम होगा ना। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी? बुक, ये नाउन है। आफिया, ये भी नाउन है। चेयर, ये भी नाउन है। मतलब कोई भी नाम जो होगा ना, दैट वुड बी नाउन। तो आपको एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं कि आपको ये सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आपको सेंटेंस दिया होगा, इसमें से आपको कहा होगा कि हाउ मैनी नाउन्स आर इन, हाउ मैनी नाउन्स आर इन दिस सेंटेंस। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितने नाउन्स हैं, कितने नाम हैं। अब ये आप लोगों का, ये जो है ना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कितने नाउन हैं? काउंट करें और मुझे बताएं, काउंट करें और मुझे अभी बताएं। दो। अच्छा यास्मीन, आप कह रहे हैं दो हैं, कौन कौन से हैं? गुड, वेरी गुड, दैट मीन्स कि आपको, हाँ, देखा, अब आपको समझ आ रही है कौन कौन से नाउन है। एक तो है ग्लास और एक है वाटर, ये दोनों नाम थे, ग्लास एंड वाटर। देखिए इस तरह के आपको एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और अब अब हम अब इसी में से मैं आपको एक और एमसीक्यू बना के दे देती हूँ कि ये आपको सेंटेंस दिया, एक एग्जाम्पल है, और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ सकता है, या ये सेंटेंस आएगा। इसमें अगर अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें वर्ब को डिनोट करें, ठीक है, कि कौन सा लफ्ज जो था, डिनोट द वर्ब, ठीक है, डिनोट द वर्ब इन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें कौन सा लफ्ज जो है वो वर्ब है। अब वर्ब क्या होता है मैं आपको ये बताती जाऊं। वर्ब का जो वर्ब है ना, वर्ब को अभी हमने यहाँ पे ऊपर समझा नहीं था, अब मैं आपको समझाती हूँ वर्ब क्या होता है। वर्ब का जो मतलब होता है ना, वर्ब का मतलब होता है वर्क, ठीक है। वर्ब का मतलब, जो लफ्जी मतलब होता है ना, वो है वर्क। और वर्ब हर वो लफ्ज होगा जिसमें कोई, जिस जो किसी काम के करने या होने का पता दे रहा हो, जिसका, जिसमें हम काम करते हैं, जैसे कि राइट, लिखना, ये एक काम है, ठीक है। गिव, देना, ये भी एक काम है। अगर मैं कहती हूँ ड्रिंक, तो ये भी पीना है ना, काम है। तो जो जिस लफ्ज का मतलब बनता है कि ये एक काम है, ठीक है, जिसमें आप मतलब काम करने की सेंस बन रही है, तो वो वर्ब होगा, वो कोई भी हो। अब यहाँ, अब इसमें इसमें क्या क्या लफ्ज था जो वर्ब था? अब आपको मैं तीन ऑप्शन दे दूं, ठीक है।
आपको अगर मैं तीन इसमें ऑप्शन दिए हुए हूँ मैंने, एक वाटर, एक ग्लास, एक गिव, तो मैं आपसे कहूँ कि चूज द वर्ब, तो आप क्या चूज करेंगे इसमें? इसमें क्या वर्ब था? गिव। ठीक है, इसमें वर्ब था गिव, क्योंकि गिव इज समथिंग। हाँ, गिव। गिव जो है दैट इज वर्ब। अब आपको समझ आ रही है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये क्या है, और इसके आपको किस तरह से, अब ये जो हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था ना, पहला एमसीक्यू प्रेपोजिशन वाला, ये भी प्रेपोजिशन भी पार्ट ऑफ स्पीच का होती है, ठीक है। प्रेपोजिशन, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच सात होते हैं, डिफरेंट प्रेपोजिशन में भी उन्हीं में से एक है। अब आपको पता चल रहा है ना कि किस तरह से, अब आपसे नाउन पूछेंगे तो आपने नाम नोट करना है, आपसे वर्ब पूछेंगे तो आपने काम का बताना है, ठीक है। अब ऐसा भी सेंटेंस, इसके बाद आ जाते हैं हमारे टेंसेस। अब आपको टेंसेस के एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे? टेंसेस के एमसीक्यूज आपको ऐसे आएंगे कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। टेंसेस के लिए, टेंसेस को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो मैं आपको टेंसेस पे एक पूरी वीडियो शेयर कर दूंगी, और हल्का फुल्का सा मैं आपको अभी समझा देती हूँ, जिससे आप बेसिक लेवल के एमसीक्यूज कर सकें। तो टेंसेस में आपने वर्ब की फॉर्म, अप्रोप्रिएट फॉर्म लगानी होती है। मोस्टली टेंसेस के इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, जैसे कि अब मैं कर देती हूँ कि ही डैश मी, ही डैश मी अ लेटर, ठीक है, या ही, मी भी रहने देते हैं, बस लेटर कर देते हैं। अब इसमें हमने राइट की अप्रोप्रिएट फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा आपके ख्याल से? आपको टेंसेस याद हैं या भूले हुए हैं? अगर तो याद है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर भूले हुए हैं तो फिर हमें इसके लिए कोई एक दिन जो है ना वो मुख्तस करना पड़ेगा। बताइए, चैट्स में बताइए। नो, रोट गलत नहीं होगा, रोट सही होगा, लेकिन जो ये एमसीक्यू आता है ना, अगर जिसमें जिसमें आपके पास ई है, तो आप इसमें लगाएंगे राइट्स। वो भला क्यों? ये है सिंपल सेंटेंस, और जो चीज जितनी रोट रोट लिखेंगे तो उसका मतलब ये बन जाएगा कि हाँ, राइट्स इन प्रेजेंट टेंस, और ये हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का ही फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कोई और ऐसा लफ्ज नहीं है जो जिससे हमें पता चले कि ये इसको हमने हर हाल में पास्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, उसके राइट्स इन प्रेजेंट टेंस, हाँ जी, इसमें। और ये रोट इन पास्ट टेंस, रोट इन पास्ट टेंस, रोट भी सही होगा, लेकिन अगर ये आ जाता है ना, और आप इसमें राइट्स ही लगाएंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है ना वो ना सिर्फ आपके आपके टेंस देख रहा है। ही और शी जो होता है ना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ही शी इट, और नाम जब होता है ना, तो इसके साथ वर्ब, इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस हम लगाते हैं। तो ये बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए एग्जामिनर आमतौर पे ये चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पे जैसे हैव, हैड, वॉज, वर, इस तरह का कुछ नहीं आता, तो पहली प्रायोरिटी आपकी उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने की होती है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है तो आप सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिहाज से ही उसे करेंगे, अदरवाइज नहीं तो पास्ट में तब हम जाएंगे जब पास्ट में जाना जरूरी होगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे। टेंसेस, टेंसेस इज समथिंग जो जिस पे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वो हम किसी और दिन देखेंगे। आज के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ही काफी थे। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की मैं आपको बता देती हूँ। जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा सेंटेंस है, अब हमारा सेंटेंस तीन चीजों से मिलके बना है। सॉरी, इसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं, इसमें एन लिखना भूल, नहीं लिखा गया।
खैर आपको पता है कि ये मैं सेंटेंस लिखना चाह रही हूँ इधर। सेंटेंस जो है तो सेंटेंस जो हमारा है वो तीन चीजों से मिलके बनता है। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये ठीक है। अब आपने आज सेंटेंस की टाइप्स भी देखी थी, उसमें भी आपने ये समझा होगा, आपको बहुत अच्छे से अब ये पता चल रहा होगा। अब जो ये वाली तरतीब है ना, ये वाली जो तरतीब है कि पहले सब्जेक्ट हो फिर वर्ब हो फिर ऑब्जेक्ट हो, अगर इस तरतीब से सेंटेंस होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस, चाहे जो मर्जी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, चाहे जो मर्जी टेंस हो जो मर्जी बात हो, अगर ये वाली तरतीब आएगी ना हमारे पास तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर तरतीब हमारी पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस जो है ना, अगर हम अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले लगा दें, उसके बाद हम लगा दें वर्ब सेंटर में ही रहता है, ठीक है, और एंड पे हम कर दें सब्जेक्ट को। अब वो हमने किस तरह से करना है उसके रूल्स हैं, उस पे हम बात करेंगे, उसको हम समझेंगे। लेकिन मैं बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता रही हूँ। अगर तरतीब ये होगी तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन्स ही होते हैं। सब्जेक्ट वो शख्स होता है या वो जो काम करने वाला होता है, ठीक है, जो कोई, जैसे इसमें था ही, तो ही क्या था? ही इसमें सब्जेक्ट था। राइट था लिखना, ठीक है, ही शख्स था जिस जो काम कर रहा था, ये हो गया सब्जेक्ट। राइट काम था, मैंने आपको बताया, तो ये राइट था वर्ब। और लेटर एक ऐसी चीज थी जिस पे काम हो रहा था, तो इसमें लेटर क्या था? ऑब्जेक्ट। अब आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि चूज या मतलब टेल, चूज वर्ब सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था लेटर। समझ आ रही है ना? ऑब्जेक्ट था लेटर। तो इस तरह से आता है। अब ये क्या था? ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस था, ठीक है। अब इनकी तरतीब अगर मैं बदल देती हूँ, तरतीब मैं बदलूंगी ऑब्वियसली रूल्स को यूज करके, उसके रूल्स हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर यही सेंटेंस हमारे पास ये होता कि, सॉरी, यही सेंटेंस हमारे पास ये होता, कहाँ गया? ये जो है ही राइट्स अ लेटर, यही सेंटेंस अगर मेरे पास ऐसे होता कि अ लेटर, सॉरी, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अगर ये ऐसे होता। अब लेटर जो है, लेटर काम करने वाला शख्स तो नहीं है ना, लेटर तो चीज है ना जिसपे लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, लिखने वाला तो नहीं है। अगर अब ये ऑब्जेक्ट अगर शुरू में जिस सेंटेंस के होगा ना वो पैसिव वॉइस होगा। मतलब एक सिंपल रूल मैं बता रही हूँ आपको। तो जब आपको फर्ज करो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, आपको लगता है कि आपको आपके टेंसेस अच्छे नहीं है, या आपको अभी नहीं समझ आ रही है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की कि क्या होते हैं। तो ये एक सिंपल मैंने आपको रूल बता दिया है, या सिंपल एक मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि अगर आपको प्रॉपर आपने नहीं भी किए हुए, बहुत मेहनत लगा के या बहुत डिटेल में आपने नहीं किए हुए, ऑब्वियसली दिन इतने थोड़े हैं, अब एक चीज को अगर हम लेके बैठ जाएंगे तो कैसे इतनी चीजें कवर करेंगे। तो ये देखिए, ये आपने ध्यान रखना है कि जिसके शुरू में ये एक्टिव वॉइस होगा ये पैसिव वॉइस होगा, एटलीस्ट आप ट्रबल शूट कर लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट आप चीजों को ट्रबल शूट कर लेंगे, तरतीब आपको पता होगी। अब ये देखिए, ये सेंटेंस था द बॉय इज राइडिंग द हॉर्स, के लड़का
राइड कर रहा है हॉर्स को, इज राइडिंग द हॉर्स। अब ये टेंस हमारा कंटिन्यूस टेंस है, इसमें बॉय सब्जेक्ट है, ठीक है। राइडिंग जो है ये वर्ब है, और हॉर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अब आपने पैसिव वॉइस में एक तो ये निशानी होगी तरतीब की। अब जैसे आपने फर्ज करें पैसिव वॉइस नहीं समझे हुए, लेकिन आपको बस तरतीब का पता है। अब ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इसमें तो सारे मतलब इसमें तो आपके देखें, तरतीब तो ठीक है। सही है। यहाँ पे तो एक उसने ये की हुई है, एक छोड़ी हुई है कि गर्ल गर्ल लगाई हुई है, एक में बॉय है। एक तो ये है, मतलब आपको फर्ज करें कि तरतीब तो पता है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि सारे, अब इसकी जगह गर्ल की जगह पे भी इन पे सब में बॉय आता होता फर्ज करें। ठीक है, तरतीब तो सही है। तो फिर आप, फिर किस तरह से आप अपना इसको करेंगे रूल आउट, सही आंसर कैसे ढूंढेंगे? आपको आता भी नहीं, ठीक है, मतलब आप ने नहीं अभी सही से समझा हुआ। मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, इसको अब आपने याद रखना है। पहला तो ये कि आपने तरतीब को देखना है कि तरतीब उलट होनी चाहिए। शुरू वाला जो है वो एंड में, और एंड वाला शुरू में। शुरू में बॉय है तो अब पैसिव वॉइस में बॉय एंड पे होना चाहिए और हॉर्स शुरू में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास सारे सेंटेंसेस में ऐसे है कि द हॉर्स इज बीइंग रिडन बाय द बॉय, द हॉर्स वाज बीइंग रिडन बाय द बॉय। अब सेकंड सेकंड ये तरतीब है कि टेंस जो है वो सेम होगा, ठीक है। टेंस सेम होगा। अगर वहां पे आईएनजी आईएनजी वाला कोई लफ्ज यूज हुआ हुआ है ना, ठीक है, आईएनजी वाला जो यूज हुआ हुआ है ना, तो आपके पैसिव वॉइस के आंसर में भी आईएनजी वाला कोई लफ्ज होना लाजमी है। समझ आ रही है? और अगर, हाँ जी। हाँ, क्योंकि टेंसेस नहीं बदलते, जो पैसिव वॉइस है ना उसमें टेंसेस नहीं बदलते, उसमें टेंसेस सेम रहते हैं। और स्पेशली स्पेशली ये जो आईएनजी वाले जो कंटिन्यूस टेंस हैं, इसमें इधर आईएनजी है ना, तो आपका आंसर भी वही होगा जिसमें आईएनजी होगा। अब ये आपको चीज पता है ना, तो डी और सी आपके कट गए, डी और सी सीधे कट गए। अब आप ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो। अब ए और बी में से तुक्का आपने, मैंने अभी आपको बताया कि टेंस भी चेंज नहीं होता। तो ये इज, इज होता है, इज का हम्म। मतलब होता है, इज का मतलब है ये प्रेजेंट है, और वॉज का मतलब है ये पास्ट है। टेंस तीन ही होते हैं, बेसिक टेंस मतलब होते हैं तीन हालतों में, कि या प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। आगे उसकी किस्मों पे बात बाद में होगी। या प्रेजेंट होता है, या पास्ट होता है, या फ्यूचर होता है। तो ये प्रेजेंट है तो इसका आंसर भी, ये पैसिव वॉइस है ना, इसका आंसर भी प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। आंसर में भी इज ही होना चाहिए, वॉज नहीं होना चाहिए। अब देखें, एक हमने निशानी आईएनजी से पकड़ ली, दो आईएन, हमें ये पता था कि इसमें आईएनजी है तो इसमें भी आईएनजी वाला एक लफ्ज होना जरूरी है, बीइंग। देखिए दो हमारे पास आ गए, वहां से अब हमने इज और वॉज में से वॉज वाले को कट कर दिया, इज वाला आ गया। अब ये तरीका ऐसा है जिसमें आपको अगर पैसिव वॉइस नहीं भी आते होंगे, तो आप इन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजों को माइंड में रख के अपना ये वाला जो है ना तुक्का तुक्का लगा सकते हो। समझ आ रही है ना? इस तरह से आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। मैं आपको पैसिव वॉइस करा भी दूंगी, या आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको लेक्चर भी शेयर कर दूंगी, बट